हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। ये जो है पार्ट 2 वीडियो है क्रिएटिविटी की। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में जो है वो 4P मॉडल कराया था क्रिएटिविटी का, कॉफमैन मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी कराया था और स्टेजेस कराई थी क्रिएटिविटी की, जिसमें जो है वो प्रिपरेशन स्टेज, इंक्यूबेशन स्टेज, इल्यूमिनेशन स्टेज और वेरिफिकेशन स्टेज, ये सारे जो है हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज जो है इस वीडियो में हम जो है वो गिलफर्ड थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी देखेंगे, स्टर्नबर्ग इन्वेस्टमेंट थ्योरी जिसे कन्फ्लुएंस थ्योरी भी कहते हैं वो भी देखेंगे, टोरेंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे और जैक्सन एंड गेट्जाल ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था क्रिएटिविटी पर, उसको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। शुरू करने से पहले जो है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैक टू बेसिक को। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले जो है वो देखते हैं इन्वेस्टमेंट एंड कन्फ्लुएंस थ्योरी भी जिसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी भी इसे कहा जाता है और जो है वो कन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी भी इसे कहा जाता है, जो है वो स्टर्नबर्ग ने दिए थे। स्टर्नबर्ग ने अपनी थ्योरी में बताया था क्रिएटिविटी के लिए जो है वो 6 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंटर रिलेटेड सोर्सेज से आती है, जो हमारे उनकी ज़रूरत पड़ती है क्रिएटिविटी के लिए। जैसे फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कि आप इंटेलिजेंट कितने हैं, ये जो है वो डिपेंड करेगा क्रिएटिविटी पर। आप में नॉलेज कितनी है, ये जो है आपकी क्रिएटिविटी बताएगा। थिंकिंग स्टाइल, आपका सोचने का तरीका कैसा है, ये जो है क्रिएटिविटी को डिफाइन करेगा। पर्सनैलिटी कैसी है, मोटिवेशन आपके अंदर कितना है और इन्वायरमेंट कितना आपको इन्वायरमेंट से सपोर्ट मिल रहा है कि आप क्रिएटिव बने। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो क्रिएटिविटी को जो है वो बताती है। तो ये जो है स्टर्नबर्ग ने 6 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक सोर्सेज बताए थे कि जहाँ से जो है वो क्रिएटिविटी आती है। तो इन्हीं 6 पार्ट को जो है हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए देखिए इंटेलेक्चुअल स्किल्स। हमें पता है कि स्टर्नबर्ग ने जो अपनी थ्योरी इंटेलिजेंस थ्योरी भी दी थी, स्टर्नबर्ग की ही थी, जिसमें उसने जो है वो 3 स्किल्स बताई थी, जिसमें जो है वो सिंथेटिक स्किल्स आता है, एनालिटिकल स्किल्स दिया था, प्रैक्टिस दिया था। इसमें देखिए इंटेलेक्चुअल स्किल्स ये कहती है एक पर्सन जो है वो उसके अंदर इंटेलिजेंस लेवल कितना है, उसका आईक्यू कितना है, ये बताएगा कि वो पर्सन क्रिएटिव है या वो क्रिएटिव नहीं है। तो एक जो है वो इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है क्रिएटिविटी के लिए, ऐसा जो है वो स्टर्नबर्ग का मानना था। 3 तरह की जो है वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट है सिंथेटिक स्किल्स, टू सी प्रॉब्लम इन न्यू वेज एंड टू एस्केप द बाउंड ऑफ कन्वेंशनल थिंकिंग। प्रॉब्लम को जो है वो नए तरीके से देखना और जो भी बाउंड्रीज बनाई गई है उससे जो है वो बाहर निकल के ओपन माइंडेड जो है वो सोचना, ये जो है वो क्रिएटिविटी कहलाता है कि आप कितने अलग अलग तरह से जो है वो किसी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल स्किल्स, टू रिकॉग्नाइज विच वन ऑफ आइडियाज़ आर वर्थ परसुइंग एंड विच आर नॉट। एनालाइज करना कि कौन सा आइडिया जो है वो अच्छा है, कौन सा आइडिया जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसे जो है वो एनालिटिकल स्किल्स में आता है कि ये देखना कि हाँ ये आइडिया जो है वो अच्छा है, ये क्रिएटिव आइडिया है। तो इस तरह की एनालाइजिंग करना जो है वो एनालिटिकल स्किल में आता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस और कंटेक्चुअल स्किल्स, टू नो हाउ टू परसुएड अदर्स ऑफ टू सेल्फ अदर पीपल द वैल्यू ऑफ वंस आइडियाज। प्रैक्टिस स्किल में क्या होता है कि दूसरों को किस तरह से जो है वो परसुएट करना, उन्हें जो है बताना कि ये स्किल्स या अपनी चीज़ों को जो है वो सेल करना। द वैल्यूज़ ऑफ वन आइडियाज़, कि मेरे आइडिया में, मेरे वर्क में जो है वो इतना जो है वो क्रिएटिविटी है, तो दूसरों को जो है वो फोर्स करना प्रैक्टिस स्किल्स में आता है कि प्रैक्टिस करना। एनालिटिकल स्किल्स में आता है कि आपको देखना कि कौन सा आइडिया आपका अच्छा है, कौन सा जो है वो बुरा है। सिंथेटिक स्किल्स में आता है कि एक प्रॉब्लम को आप कितनी तरह से जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो है वो स्टर्नबर्ग के अनुसार इम्पोर्टेंट होती है क्रिएटिविटी के लिए। नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नॉलेज दैट कैन हेल्प, इट कैन हिंडर क्रिएटिविटी। नॉलेज होना ज़रूरी है।
अगर किसी में नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो उससे जो है वो क्रिएटिव नहीं हो सकता। ऐसा जो है वो स्टर्नबर्ग का कहना था। नेक्स्ट है थिंकिंग स्टाइल। These are preferred ways of using one's skills. It also helps to become a major creative thinker if one is able to think globally as well as locally. आपकी थिंकिंग स्टाइल कैसा है? फ्लेक्सिबली सोच सकते हैं या रिजिड है? ग्लोबली आप सोच सकते हैं या सिर्फ एक पार्ट पर लोकली जो है आप सोच रहे हैं? एक प्रॉब्लम के होल को देखकर जो है आप कुछ चीज़ सोच रहे हैं या सिर्फ एक पार्ट पर ही जो है आपकी थिंकिंग लगी हुई है? तो थिंकिंग स्टाइल अगर आपने देखा हो, जो भी लोग क्रिएटिव होते हैं उनका जो है वो थिंकिंग काफ़ी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, अलग अलग तरह से जो है वो सोच सकते हैं। तो थिंकिंग स्टाइल भी जो है वो मेन रोल प्ले करता है कि एक पर्सन कितनी अच्छी तरह से सोच सकता है। तो ये भी जो है वो क्रिएटिविटी को जो है वो बढ़ाता है, क्रिएटिविटी लेकर आता है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। एक पर्सन की पर्सनैलिटी भी डिपेंड करेगी कि वो क्रिएटिव है या नहीं है। कुछ ट्रेट पर्सनैलिटी के ऐसे होने चाहिए जिससे जो है वो क्रिएटिविटी आए, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टेन पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स फॉर क्रिएटिव फंक्शनिंग। कुछ एट्रीब्यूट्स पर्सनैलिटी के जो है वो क्या करते हैं, क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। जैसे रिस्क टेकिंग की एबिलिटी आपकी कैसी है, टॉलरेट एम्बिग्यूटी, कोई भी अनएम्बिग्यूस सिचुएशन को आप कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सेल्फ एफिकेसी कितनी है, ओपन माइंडेड है या नहीं है, आप जो है नए नए आइडियाज़ सोच सकते हैं या नहीं, या जो है वर्क कर सकते हैं या नहीं। ये सब जो है कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट ऐसे होने चाहिए जो आपके अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाए। तो उससे जो है ये जो है वो कंसेप्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था कि पर्सनैलिटी जो है वो डिपेंड करेगी कि पर्सन जो है वो क्रिएटिव होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना ज़रूरी है क्रिएटिविटी के लिए। टास्क फोकस्ड मोटिवेशन, आपका जो भी टास्क है उस पर जो है वो पूरी तरह से फोकस होना ज़रूरी है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से इतनी अच्छे से क्रिएटिविटी निखर कर नहीं आती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि आप खुद से कोई काम करना चाह रहे हैं तो उससे जो है वो क्रिएटिविटी को बूस्ट मिलेगा। तो ये जो है वो असेंशियल होती है क्रिएटिविटी के लिए। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है वो सपोर्टिव होना चाहिए, रिवॉर्डिंग होना चाहिए। विदाउट सम इन्वायरमेंट कुछ द क्रिएटिविटी दैट ए पर्सन हैज़ विद इन नेवर बी डिस्प्लेड। कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जहाँ क्रिएटिविटी को जो है वो शो करने में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कुछ कल्चर ऐसा होता है जहाँ जो है वो ज़्यादा, अगर आप क्रिएटिव आर्ट कोई भी आर्ट करते हैं, आइडियाज़ लेकर आते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, इन्वायरमेंट से रिवॉर्ड मिलता है। तो ऐसे कल्चर में, ऐसे सोसाइटी में, ऐसे इन्वायरमेंट में जो है अगर आप कोई भी क्रिएटिव वर्क दिखाते हैं तो वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो जाता है। लेकिन उसके अपोजिट जो है कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, कोई जो है वो रिवॉर्ड नहीं देते क्रिएटिव काम करने में, कोई जो है उनकी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता कि वो क्रिएटिविटी लेकर आए। तो ऐसे जो है वो कंडीशन में जो है वो क्रिएटिविटी का होना जो है वो प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। नेक्स्ट है कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस में क्या होता है, क्रिएटिविटी इज हाइपोथेसाइज्ड टू इन्वॉल्व मोर देन ए सिंपल सम ऑफ पर्सन्स लेवल ऑन ईच कंपोनेंट। फर्स्ट, देयर मे बी ए थ्रेशोल्ड फॉर सम कंपोनेंट बिलो विच क्रिएटिविटी इज नॉट पॉसिबल। ये कह रहा है क्रिएटिविटी जो है वो मिक्सचर होती है जिसमें एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस मिलकर क्रिएटिविटी बना सकते हैं कि किसी की इंटेलिजेंस में भी हाई है और उसकी पर्सनैलिटी में भी हाई है, वो उसके पर्सनैलिटी ट्रेट भी ऐसे है। तो एक से ज़्यादा कंपोनेंट को मिलाकर जो है वो पर्सन क्रिएटिविटी जो है उसके अंदर आती है। कंपोनेंट कौन से, जो हमने 6 कंपोनेंट अभी डिस्कस किए, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन हो गया, पर्सनैलिटी हो गई, इंटेलिजेंस हो गई। तो ये जो है वो कंपोनेंट है। ये 2 से 3 फैक्टर अगर मिलते हैं तो वो क्रिएटिविटी को बनाते हैं, तो उसे जो है वो कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। देयर मे बी थ्रेशोल्ड फॉर सम कंपोनेंट बिलो विच क्रिएटिविटी इज नॉट पॉसिबल। इन सभी कंपोनेंट का एक थ्रेशोल्ड होता है।
अगर उससे कम जो है, अगर आपकी इंटेलिजेंस उस थ्रेशोल्ड से कम है तो क्रिएटिविटी पॉसिबल नहीं होगी। अगर आपकी मोटिवेशन उस थ्रेशोल्ड से कम है तो जो है आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं जो है देखने को मिलेगी। अगर मोटिवेशन जो है वो थ्रेशोल्ड से कम है तो जो है वो क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा जो है वो स्टर्नबर्ग का कहना था कि ये 6 कंपोनेंट जो है एक थ्रेशोल्ड को जो है वो फुलफिल करे। सेकंड, partial compensation may occur in which strength of one component contract a weakness on another component। इसका मतलब है अगर आपकी इंटेलिजेंस जो है वो कम है, थोड़ी बहुत कम है लेकिन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, लेकिन आपके जो है वो मोटिवेशन हाई है, इंटेलिजेंस जो है आपकी जो है थ्रेशोल्ड से थोड़ी सी ज़्यादा है या कह लो कम है, थ्रेशोल्ड तक ही है, या आप इंटेलिजेंस में जो है थोड़ी कम है लेकिन मोटिवेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो जो आपकी वीकनेस है कि आपकी वीकनेस क्या है कि आप इंटेलिजेंस में कम है तो जो मोटिवेशन में जो है वो हाई है, तो ये जो है वो इसको जो है वो कवर अप कर लेगी। तो ऐसा जो है वो स्टर्नबर्ग का कहना था। पार्शियल कंपनसेशन में अक्कर इन विच स्ट्रेंथ ऑफ वन कंपोनेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ए वीकनेस ऑन अनदर कंपोनेंट, कि एक में अगर आप वीक है तो जिस भी चीज़ में आप हाई है तो स्ट्रोंग है वो उसको जो है वो कवर अप कर लेगा। ऐसा जो है वो स्टर्नबर्ग का कहना था। थर्ड है इंटरेक्शन में अक्कर बिटवीन कंपोनेंट सच एज इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन, हाई लेवल ऑफ बोथ कंपोनेंट इनहेंस क्रिएटिविटी। कहता है कि आपके जो कंपोनेंट हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता रहता है। अगर आप इंटेलिजेंस में भी हाई है, मोटिवेशन में भी हाई है, तो वो जो है वो आपकी क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा बूस्टअप कर देगी, और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। तो ऐसा भी कहना है। लेकिन अगर आप एक में कम है, एक में जो है हाई है, तो जिस चीज़ में आप हाई है वो उसे जो है वो कवर अप कर लेगा। ऐसा जो है ये वाला पॉइंट कहता है। और ये पॉइंट कहता है कि 2 लेवल में दोनों ही चीज़ों में आप अच्छे हैं तो आपकी जो है वो क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसा नेक्स्ट देखिए, बाय लो एंड सेलिंग हाई का कंसेप्ट भी जो है वो स्टर्नबर्ग ने दिया था। इट मीन्स व्हेन नोबडी सी वैल्यू इन वन आइडिया, क्रिएटिविटी सी वैल्यू इन इट। जब किसी आइडिया में कोई भी जो है वो वैल्यू नहीं देख पा रहा है तो एक क्रिएटिव पीपल जो है उस चीज़ में भी वैल्यू देख लेता है। तो इस कंसेप्ट को जो है वो बाय लो एंड सेलिंग हाई जो है वो कहा जाता है। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट के पेपर में जो है इसे पूछा जाता है। बाय लो एंड सेलिंग हाई, जिस आइडिया में कोई भी जो है वो क्रिएटिविटी नहीं देख रहा है लेकिन एक क्रिएटिव पीपल उस भी आइडिया में जो है वो वैल्यू देख लेता है, तो इसे जो है वो बाय लो एंड सेलिंग हाई कहते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है गिलफर्ड थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। गिलफर्ड ने भी जो है वो इंटेलिजेंस की थ्योरी भी दी है और वहाँ पर ही जो है उन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग का कंसेप्ट जो है वो दिया था। गिलफर्ड जो है वो सबसे पहले थे जिन्होंने क्रिएटिविटी पर काम किया। इसके बाद जो है उसके इसी आइडिया को जो है वो टोरेंस ने जो है आगे बढ़ाया था। तो फादर ऑफ मॉडर्न क्रिएटिविटी तो टोरेंस को कहा जाता है और जो है फादर ऑफ क्रिएटिविटी गिलफर्ड का नाम जो है उसमें लिया जाता है। तो ये जो फर्स्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग का, ही एसोसिएटेड डाइवर्जेंट थिंकिंग विद क्रिएटिविटी, सेवरल कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बताई थी। डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्या मतलब होता है? आप किसी एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरह से सोच रहे हैं तो उसे जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कह रहा है, कहते हैं। एक ही प्रॉब्लम को आप अलग अलग सॉल्यूशन जो है वो सोच पा रहे हैं, अलग अलग तरह से जो है आप उसे सोच पा रहे हैं, तो उसे जो है वो कहा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ही डेवलप्ड ए साइकोमेट्रिक स्कूल फॉर स्टडिंग अबाउट इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक साइकोमेट्रिक स्कूल की जो है वो स्टडी की थी। It helps him for the deep study about this. He developed tests to study about personality. तो इन्होंने जो है वो डेवलप किए थे टेस्ट भी स्टडी करने के लिए। He even developed numerous tests to analyze about divergent thinking and creativity को जो है
जानने के लिए, एनालाइज करने के लिए भी इन्होंने जो है वो टेस्ट बनाए थे गिलफर्ड ने। इनका जो है वो मेन कंसेप्ट जो गिलफर्ड ने दिया था, उन्होंने बताया था फ्लुएंसी के बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, ओरिजिनलिटी के बारे में, इलेबोरेशन के बारे में। और यही जो है 4 कंसेप्ट का जो यूज़ टोरेंस ने भी जो है अपनी थ्योरी में किया था, लेकिन ये कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे गिलफर्ड ने। अब इन्हें जो है हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कि इन चारों का क्या मतलब होता है। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्रेट नंबर ऑफ आइडियाज़ और प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम समय में आप कितने आइडियाज़ जो है वो दे पा रहे हैं, तो उसे जो है वो फ्लुएंसी कहते हैं। कितने ज़्यादा आइडियाज़, ये मैटर नहीं करता वो आइडियाज़ अच्छे हैं बुरे हैं, नहीं, आप कितने दे पा रहे हैं, तो उसे ही जो है वो फ्लुएंसी कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, द एबिलिटी टू साइमल्टेनियसली प्रपोज ए वेराइटी ऑफ अप्रोचेस टू ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। वो जो आइडियाज़ आपने दिए हैं वो अलग अलग तरह के होने चाहिए। ये नहीं कि आप उन्हें जो है वो सेम ही तरह से दे रहे हैं, उनमें थोड़ा माइनर चेंज करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आइडियाज़ जो है वो इससे कुछ हद तक जो है वो अलग होना चाहिए, थोड़ा सा काफ़ी अलग होना चाहिए, और इससे जो है ये अलग होना चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो उसे जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है कि आप कितने यूनिक आइडियाज़ जो है वो दे पा रहे हैं, उसे फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। कितने ज़्यादा आइडियाज़ आप दे रहे हैं, तो उसे जो है वो फ्लुएंसी कहा जाता है। और कितने ज़्यादा जो है न्यू आइडियाज़ आप दे रहे हैं, उसे फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। सॉरी, न्यू आइडियाज़ देने का मतलब ओरिजिनलिटी में आता है। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ओरिजिनल आइडियाज़, कितने नए आइडियाज़ आप दे रहे हैं, तो उसे जो है वो ओरिजिनलिटी कहा जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है कि आप वेराइटी ऑफ अप्रोचेस टू ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कि आप कितने जो है अलग अलग साइमल्टेनियसली, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है आपके आइडियाज़ में, तो वो जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी में काउंट होता है। इलेबोरेशन में क्या आता है? द एबिलिटी टू सिस्टमाइज एंड ऑर्गेनाइज द डिटेल्स ऑफ एन आइडिया इन ए हेड एंड कैरी इट आउट। एक आइडिया दिया, उसको आप कितने अच्छे से इलेबोरेट कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से आप उसे समझा पा रहे हैं, तो उसे जो है वो इलेबोरेशन कहा जाता है। कितना आप उसे बढ़ा चढ़ा कर जो है वो प्रेजेंट कर पा रहे हैं, कितनी ज़्यादा उसमें डिटेल्स डाल पा रहे हैं, तो उसे जो है वो इलेबोरेशन कहा जाता है। तो ये फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, ये जो है वो गिलफर्ड ने अपनी थ्योरी में दिए थे। अब है नेक्स्ट, स्टर्नबर्ग एंड ओहारा प्रपोज 5 रिलेशन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के 5 रिलेशन जो है इन्होंने दिए थे। सबसे पहला रिलेशन जो है इन्होंने बताया था क्रिएटिविटी एज ए पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस है और क्रिएटिविटी इसका पार्ट है। तो ऐसा जो है इन्होंने 5 तरह के रिलेशन जो है वो बताए थे अपनी, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। नेक्स्ट जो है इन्होंने बताया था इंटेलिजेंस जो है वो पार्ट है क्रिएटिविटी का, मतलब ये पूरी क्रिएटिविटी है और इंटेलिजेंस जो है ये इसका छोटा सा पार्ट इंटेलिजेंस है। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया था क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस व्यूड एज आइडेंटिकल सेट, कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दोनों सेम ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे जो है आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के, तो इसे जो है वो क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस कहा जाता है। आइडेंटिकल सेट्स होते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस एज इंडिपेंडेंट बट ओवरलैपिंग। क्रिएटिविटी अलग है और इंटेलिजेंस जो है वो थोड़ा सा ओवरलैप करता है, बट ओवरलैपिंग कंस्ट्रक्ट, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। क्रिएटिविटी अलग, इंटेलिजेंस अलग, लेकिन इनमें जो है वो ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। ऐसा जो है वो 4th रिलेशन बताया था। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी का और इंटेलिजेंस का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ऐसा भी जो है इन्होंने बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने 5 तरह के रिलेशन बताए थे इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में। इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है, मेनली जो है इसमें
स्टर्नबर्ग की थ्योरी, गिलफर्ड की थ्योरी, टोरेंस की थ्योरी ये इम्पोर्टेंट मानी जाती है। आप अगर चाहे तो ये कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टोरेंस क्रिएटिविटी थ्योरी। ये फादर थे मॉडर्न क्रिएटिविटी के। इन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो क्रिएटिविटी को स्टडी करने में दिया। इन्होंने टेस्ट भी अपना डेवलप किया क्रिएटिविटी को स्टडी करने के लिए। इन्होंने क्या बताया क्रिएटिविटी के बारे में, पढ़ते हैं टोरेंस को। क्रिएटिविटी इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग प्रॉब्लम्स और गैप्स इन इंफॉर्मेशन, देन आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टीज एंड सीकिंग सोल्यूशन थ्रू ट्रायल एंड एरर, फॉर्मिंग हाइपोथेसिस। क्रिएटिविटी एक प्रोसेस है जिसमें कोई प्रॉब्लम होती है, गैप होता है। अब जो है हमें उन गैप को फुलफिल करना है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो निकालना है। तो इस जिसमें जो हम ट्रायल एंड एरर बार बार ट्राई करते हैं, मिस्टेक होती है, फिर ट्राई करते हैं, फिर मिस्टेक होती है, तो ये जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसे जो है वो क्रिएटिविटी कहा जाता है, जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ऐसा जो है वो टोरेंस का मानना था। नेक्स्ट है, इन्होंने जो है अपना टेस्ट दिए थे, टेस्ट दिया था जिसमें उन्होंने वर्बल टेस्ट यूज़ किए थे। वर्बल टेस्ट के अंदर जो है वो 7 सब टेस्ट थे। इन्हें जो है वो पूछा जाता है, जिसमें आस्किंग, गैसिंग कोजेस, गैसिंग कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, अनयूजुअल यूजेस, अनयूजुअल क्वेश्चंस, जस्ट सुपोज, ये जो है सारे सब टेस्ट थे वर्बल के अंदर। वर्बल टेस्ट था ये, टोरेंस ने जो है दिया था। आस्किंग, आपसे पूछा जाएगा अलग अलग आइडियाज़, आपको गैस करने हैं क्या कोज हो सकता है किसी भी सिचुएशन का। आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, उसका कोज बताना है। कॉन्सिक्वेंसेस, अगर हम ये कर देंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसे जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस कहा जाता है, गैसिंग कॉन्सिक्वेंसेस। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, आपको एक प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, आपको जो है इसे अच्छा सा अच्छा जो है इसका कुछ ड्रॉ करके दिखाना होता है अपनी क्रिएटिविटी से, तो उसे जो है वो प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। अनयूजुअल यूजेस, आपको एक जो है वो कोई भी जो है वो सर्कल दे दिया या कुछ भी जो है वो प्रोडक्ट दे दिया और उसका ये पूछा जाएगा कि इसका कौन कौन से अनयूजुअल यूजेस हो सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचे हो। अनयूजुअल क्वेश्चंस, जो है आप कितने सोच सकते हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चंस। जस्ट सुपोज में है, आपको कुछ सुपोज करना होता है। तो ये जो है सारे वर्बल टेस्ट जो है वो दिए थे। इनकी स्कोरिंग जो है वो पूछी जाती है किन किन तरह से की जाती है, तो फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी देखे जाते हैं कि आपके आइडिया, कितने आइडियाज़ आप दे पा रहे हैं, उन आइडियाज़ में कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और कितने नए तरह के आइडियाज़ आप दे रहे हैं। तो इन चारों लेवल पर जो है वो स्कोरिंग जो है वो की जाती है। नेक्स्ट है फिगरल टेस्ट। फिगरल टेस्ट में क्या आता है, ये भी जो है वो टोरेंस ने दिया था, जिसके अंदर 3 सब टेस्ट थे। पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, आपको एक पिक्चर जो है वो ड्रॉ करनी होती है, कोई भी पिक्चर दे दी जाती है। पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, आपको कोई पिक्चर दे दी जाएगी, उसे जो है वो कंप्लीट करना होता है, तो इसमें जो है वो पिक्चर कंप्लीशन में आता है। पैरेलल लाइंस भी जो है वो टेस्ट होता है। देखिए पिक्चर कंस्ट्रक्शन की जो है वो स्कोरिंग, इस पिक्चर कंस्ट्रक्शन में देखा जाता है कि आपने जो पिक्चर बनाई है वो कितनी ओरिजिनल है। आपको एक पिक्चर बनानी होती है, वो दूसरी पिक्चर से कितनी ज़्यादा ओरिजिनल है और कितनी ज़्यादा डिटेल्स जो है आपकी पिक्चर बता रही है। तो ये जो है वो फिगरल टेस्ट में देखा जाता है। पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट की स्कोरिंग जो है कि और पैरेलल लाइंस में जो है उसमें देखा जाता है ओरिजिनलिटी कितनी है, इलेबोरेशन कितना है, फ्लुएंसी कितनी है और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। इन चारों लेवल पर जो है वो इसमें स्कोरिंग की जाती है और इसमें जो है सिर्फ ये 2 चीज़ें जो है वो देखी जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो आपको जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब जो है नेक्स्ट है क्रिएटिविटी हैंडीकैप्ड। ये जो है क्वेश्चन नेट के पेपर में पूछा गया था, क्रिएटिविटी हैंडीकैप कौन होते हैं अकॉर्डिंग टू टोरेंस। अकॉर्डिंग टू हिम, स्टूडेंट्स हु आर हाई इन क्रिएटिविटी एंड लो इन academic achievement
आर कंसिडर्ड एज क्रिएटिवली हैंडीकैप। जो स्टूडेंट की क्रिएटिविटी में तो हाई होते हैं लेकिन उनका एकेडमिक वर्क में वो अच्छे काम नहीं अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एकेडमिक वर्क में पढ़ने में लिखने में इनमें जो है वो अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे बच्चों को जो है वो क्रिएटिविटी हैंडीकैप्ड कहा जाता है। ही टर्म्ड इट बिकॉज दे आर क्रिएटिव बट एट द सेम टाइम पुअर इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्योंकि उनके अंदर क्रिएटिविटी तो होती है, उनके अंदर एबिलिटी तो होती है, लेकिन वो उनको अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। टोरेंस के टाइम पर जो है माना जाता था कि एकेडमिक वर्क ही सब कुछ होता है, तो इन्होंने जो है वो मेनली जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस पर ही जो है वो ध्यान दिया था कि कोई क्रिएटिव है और वो एकेडमिक में अच्छा नहीं है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, लिखने में अच्छा नहीं है, तो ऐसे बच्चों को जो है वो क्रिएटिविटी हैंडीकैप माना जाता है। नेक्स्ट है, ये करना नहीं, गेटजाल्स एंड जैक्सन्स theories to try to study the relationship between intelligence and creativity। इन्होंने जो है वो स्टडी की थी इंटेलिजेंस पर और क्रिएटिविटी पर। इन्होंने जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था टू स्टडी अबाउट एकेडमिक अचीवमेंट एंड क्रिएटिविटी। दे कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट अमंग चिल्ड्रन पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था एक। द सब्जेक्ट वर हाई इन IQ एंड क्रिएटिविटी। ऐसे इन्होंने सब्जेक्ट लिए जो क्रिएटिविटी में भी हाई थे, किसी न किसी फील्ड में जो है वो क्रिएटिव थे, उसमें जो है वो हाई थे, और IQ भी उनका जो है वो हाई था। बट दे डिड नॉट फाइंड एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप। लेकिन उन्होंने जो है कोई भी जो लोग क्रिएटिविटी में हाई थे ऐसा ग्रुप, और जो है क्रिएटिविटी में हाई थे ऐसे ग्रुप लिए, और इन दोनों में कोई भी जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को नहीं मिला गेटजाल एंड जैक्सन को। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट दे कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट अमंग चिल्ड्रन हु हैव हाई IQ। एक ग्रुप लिया जिनका जो है IQ लेवल हाई था, और एक ग्रुप लिया जो किसी न किसी फील्ड में क्रिएटिव थे। तो ऐसे दो ग्रुप लिए और इनको जो उन्होंने स्टडी किया, कोई भी इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को नहीं मिला। द फर्स्ट ग्रुप comprised of children who are 20% on IQ by not on creative. The second group comprised of top 20% on creative but not on IQ। तो उन्होंने जो है कुछ रिलेशन निकाला। मेन एसेंस जो इनकी थ्योरी का ये था कि उन्हें जो है हाई IQ और हाई क्रिएटिव वालों में कोई भी सिग्निफिकेंट रिलेशन देखने को नहीं मिला। मेन जो है इनका यही कंसेप्ट था गेटजाल और जैक्सन का। The finding of study suggested that the mean IQ of intelligence group was 23 points more than that of creative group. The result did not find any significant difference। कोई भी significant difference देखने को नहीं मिला। इन्होंने कोई अपनी स्टैटिक्स वगैरह यूज़ की और जब उनकी स्कोरिंग ली दोनों ही ग्रुप की, मीन स्कोर लिया, तो उनमें कोई भी डिफरेंस देखने को, खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला। इन्होंने जो अपनी स्टडी की हुई, इनकी स्टडी में कुछ ड्रॉबैक्स थी। दे कैन फाउंड दैट द प्रोसीजर फॉलोड बाय देम इन सैम्पलिंग इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, दैट इज़ सिलेक्टिंग द चिल्ड्रन। इन्होंने बताया कि जो प्रोसीजर फॉलो किया था सैम्पलिंग में वो अच्छा नहीं था। ये जो है ड्रॉबैक थी गेटजाल और जैक्सन की थ्योरी में। द सैम्पलिंग एरर देखने को मिला था, इस मेजर ड्रॉबैक था इनकी थ्योरी में। सिंपल स्टडी बाय देम वाज अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके ग्रुप का नहीं था। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस का गिलफर्ड ने दिया था। ये गिलफर्ड की थ्योरी में लिखना है। ये जो है कंसेप्ट थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस, ये जो है वो गिलफर्ड ने अपनी थ्योरी में दिया था। उन्होंने बताया था ए थ्रेशोल्ड एग्जिस्ट बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में एक थ्रेशोल्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसे जो है एक एग्जाम्पल से इस यहाँ समझिए। देखिए थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है। ये है इंटेलिजेंस, ये है क्रिएटिविटी। जैसे जैसे इंटेलिजेंस बढ़ेगी क्रिएटिविटी भी जो है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ तक जो है वो इंटेलिजेंस बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो है वो क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन एक थ्रेशोल्ड तक ही जो है इनमें पॉजिटिव रिलेशन जो है वो देखने को मिलेगा।
थ्रेशोल्ड के बाद जो है कोई भी जो है वो नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में। इसका मतलब है कि अगर किसी पर्सन की आईक्यू जो है वो हाई है तो एक पॉइंट तक ही वो जो है क्रिएटिव मान सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद ये जो है वो ज़रूरी नहीं है कि किसी की आईक्यू लेवल जो है वो हाई है तो वो क्रिएटिविटी में भी हाई होगा। ऐसा जो है वो ये थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस कहती है कि सिर्फ इस थ्रेशोल्ड तक ही, इस पॉइंट तक ही, एक लेवल तक ही जो है वो इंटेलिजेंस मैटर करती है, आईक्यू मैटर करता है। लेकिन इस पॉइंट के बाद, इस थ्रेशोल्ड के बाद अगर किसी का आईक्यू लेवल हाई भी है, 120, 130, 140, ऐसे अगर किसी का आईक्यू भी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन जो है वो क्रिएटिव भी हो। तो ये जो है वो थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस कहती है। ऐसा जो है वो गिलफर्ड का कहना था। पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिव एबिलिटी एग्जिस्ट व्हेन द आईक्यू इज बिलो द थ्रेशोल्ड। इस थ्रेशोल्ड के नीचे, यहाँ तक, इस थ्रेशोल्ड के बिलो तक ही पॉजिटिव रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है क्रिएटिविटी और जो है वो आईक्यू में, इंटेलिजेंस में। when no relation exists when the IQ is above the threshold, इस थ्रेशोल्ड के बाद कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ना पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता, ना ही नेगेटिव रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता। पेपर में ये पूछा जाता है क्या थ्रेशोल्ड के बाद अबव द थ्रेशोल्ड नेगेटिव रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में, तो इसका आंसर भी होगा नो। और क्या पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है अबव द थ्रेशोल्ड, तो इसका आंसर भी होगा नो। ना ही तो पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ना ही नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है। नो रिलेशन, नो कोरिलेशन जो है वो देखने को मिलेगा क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में अबव द थ्रेशोल्ड। ऐसा जो है वो थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस का कहना था जो गिलफर्ड ने दिया था। इसे जो है वो गिलफर्ड की थ्योरी में ही मेंशन करना है। तो ये थी थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक